ये है एक 2023 की स्कोडा ऑक्टाविया जो कि प्रॉपर्ली BS6 कंप्लायंट है, सरकार के सारे एमिशन नॉर्म से कंप्लाई करती है। पर क्योंकि बस इसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारी सरकार की स्टैंडर्ड से 30 ग्राम ज्यादा था, तो स्कोडा को इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि उन्हें वरना 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ती हर एक ऑक्टाविया को बेचने के लिए। और ये चीज सिर्फ स्कोडा के साथ नहीं बल्कि 10 से ऊपर कार्स डिसकंटिन्यू हुई थी हमारे कैफे 2 नॉर्म्स के अंदर, जिसमें वो सारी गाड़ियां BS6 कंप्लायंट थी। पर ये सिर्फ स्टार्टिंग थी, क्योंकि सरकार के आने वाले कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर सबसे एफिशिएंट और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कार मेकर्स को भी दिक्कतें आने वाली है सरकार के स्टैंडर्ड्स को मीट करने में। और पोटेंशियली आपकी फेवरेट डीजल और पेट्रोल कार्स, फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो क्लासिक, इनोवा क्राइस्टा, बलेरो एक डिसकंटिन्यू फेस कर सकती है। क्योंकि अब सारे कार मेकर्स के पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तो अपनी सारी लाइनअप को इलेक्ट्रिक कर दे और अपनी नॉर्मल डीजल वाली कार्स को बेचते रहे, या तो हर एक गाड़ी को बेचने के लिए ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की पेनल्टी दे। तो आज बात करेंगे व्हाट आर दीस कैफे 3 नॉर्म्स एंड हाउ आर दे गोइंग टू चेंज द इंडियन कार मार्केट। तो पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कैफे नॉर्म्स क्या होते हैं। तो जैसे इंडिया में भारत स्टेज नॉर्म्स एक इंडिविजुअल गाड़ी के नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM 2.5 पार्टिकल एमिशंस के ऊपर फोकस करता है कि वो गाड़ी कितना पोल्यूशन फैला रही है। कैफे नॉर्म्स एक कार मेकर की टोटल एग्रीगेटिव सेल्स ऑफ ऑल द मॉडल्स के एवरेज CO2 एमिशंस और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है, जिसके अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि एक कार मेकर की जितने भी मॉडल आ रही है उनका वेट को मल्टीप्लाई करा जाता है उनके एवरेज CO2 एमिशन से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करा जाता है उनकी साल की सेल से, सबको फिर ऐड करके डिवाइड करा जाता है कार मेकर की टोटल ओवरऑल सेल से। और अगर फिर जो एवरेज CO2 और माइलेज का थ्रेशोल्ड कैफे नॉर्म्स के थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है, तो कार मेकर को कुछ ज्यादा बड़ी पेनल्टीज को फेस करना पड़ता है, जिसमें कैफे 1 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था, जब हमारी सरकार हमारे एक एवरेज कार मेकर से 130 ग्राम पर किलोमीटर का CO2 एक्सपेक्ट करती थी और 17.8 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर के लिए अचीव करना काफी आसान था। तो काफी सारे माइनर चेंजेस करके कार मेकर्स ने इसको पास कर लिया था बिना किसी दिक्कत के। पर इस टाइम में काफी सारी छोटी कार्स को पास करने में काफी मुश्किल आ रही थी, स्पेशली मारुति की फॉर एग्जांपल जो 1.3 लीटर मल्टी जेट वाली डीजल वाली कार्स थी, क्योंकि वो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वाले मार्क में तो पास कर रही थी पर एवरेज CO2 एमिशंस वाले में नहीं कर रही थी। और मारुति अगर इनको अपग्रेड करते तो काफी सारे पार्ट्स को अपग्रेड करना पड़ता, जिससे इनकी एवरेज प्राइस अराउंड 1 लाख रुपए से बढ़ जाता। तो 6 लाख की गाड़ी का प्राइस अगर 1 लाख से बढ़ जाएगा वो कंपेटिटिव रहेगी नहीं, तो मारुति ने बोला भाई इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर 2022 के अंदर कैफे 2 की इंप्लीमेंटेशन होती है, जब एवरेज कार मेकर से 22 kmpl की एवरेज अब एक्सपेक्ट करते हैं हमारे सरकार वाले। उन्हें पता भी है कि 22 की जिंदगी में कोई भी गाड़ी देती नहीं, आप हाइब्रिड के ऊपर हाइब्रिड ले लो। साथ ही में 113 ग्राम पर किलोमीटर के CO2 एमिशंस एक्सपेक्टेड थे। साथ ही में अब सुपर क्रेडिट्स को भी इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसमें अगर कार मेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी को बेचता है तो वो उसे 3 गाड़ी की तरह काउंट कर सकता है, हाइब्रिड गाड़ी को 2.5 गाड़ी की तरह कर सकता है। आपको बाद में इसके फायदे एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल होंडा अपनी 5th जनरेशन वाली सिटी को डीजल के अंदर डिसकंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसकी सेल्स हो नहीं रही थी और ये ओवरऑल कार मेकर के CO2 एमिशंस को बढ़ा रही थी। साथ ही में अपने WRV को प्रॉपर्ली ही डिसकंटिन्यू कर देती है, क्योंकि उससे भी कुछ फायदा हो नहीं रहा था। Hyundai को अपने छोटे वाले डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एवरेज CO2 एमिशंस को बढ़ा रहे थे कार मेकर के, जिसकी वजह से इनको 5-5 हजार करोड़ की पेनल्टी पे करनी पड़ रही थी। महिंद्रा ने भी अपनी छोटी इंजन वाली डीजल कार्स और एल्टुरस को डिसकंटिन्यू करा, क्योंकि उनकी भी सेल्स हो नहीं रही थी और साथ ही में उनको अपग्रेड करने में काफी मुश्किल होती। और इनफैक्ट स्कोडा को अपनी ऑक्टाविया और अपनी सुपर्ब को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि इनके इंजन्स तो BS6 कंप्लायंट थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर क्योंकि इन कार्स का वेट काफी हाई था और इनकी सेल्स वॉल्यूम काफी कम थी, तो उससे कार मेकर का एवरेज CO2 एमिशन बढ़ रहा था, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही थी। पेनल्टी पे करने का फायदा नहीं था इन 2 गाड़ियों के लिए, क्योंकि सेल्स हो नहीं रही थी, तो इनको भी डिसकंटिन्यू मार दिया। यही तो दोस्तों बेकार चीज है, मेरी गाड़ी भी इसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। पर वही अब 2027 के अंदर कैफे 3 की इंप्लीमेंटेशन होने वाली है, जिसमें हमारी सरकार इंडिया के एक एवरेज कार मेकर से 30 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करता है। 30 किलोमीटर पर लीटर भाई कौन सी गाड़ी दे रही है। साथ ही में 79 ग्राम्स पर किलोमीटर के एवरेज CO2 एमिशंस। और साथ ही में अब सुपर क्रेडिट्स को भी काफी कुछ चेंज कर दिया, जिसमें कार मेकर अगर एथेनॉल बेस्ड गाड़ी को बेचता है तो वो 1.1 कार के मल्टीप्लायर से काउंट होगी। एक एवरेज EV के ऊपर 1.6 का मल्टीप्लायर लगेगा, एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2.5 का मल्टीप्लायर लगेगा, और एक इलेक्ट्रिक और एक रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड व्हीकल में 3 का मल्टीप्लायर काउंट होने वाला है, जिसका दोस्तों काफी बेनिफिट है। जिसमें मान लो कि टोयोटा अपनी 10,000 फॉर्च्यूनर को बेचते हैं डीजल के अंदर और वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। साथ ही में इसका एक रेंज एक्सटेंड
एक्सटेंडिंग हाइब्रिड व्हीकल को वो लॉन्च करते हैं जो कि थोड़ा कम पोल्यूशन फैला रही है और उसकी सिर्फ साल की 3000 यूनिट्स को बेचती है। तो टोटल टोयोटा की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और एवरेज CO2 एमिशंस कम हो जाएंगे और उनको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी, वरना इन वाले नॉर्म्स के अंदर 2500 रुपए पर ग्राम पर किलोमीटर की पेनल्टी है। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक टोयोटा फॉर्च्यूनर 200 ग्राम पर किलोमीटर का CO2 एमिट करती है, थ्रेशोल्ड है हमारी सरकार का 79 का, तो हर एक सिंगल टोयोटा फॉर्च्यूनर में ऑलमोस्ट 3.5 लाख की पेनल्टी लगने वाली है। 3.5 लाख रुपए की भाई, ऐसे तो ऑलरेडी फॉर्च्यूनर इतनी महंगी होगी, वो तो 70 लाख की पहुंच जाएगी। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? जिसकी वजह से कार मेकर्स के बीच में एकदम प्रॉपर एपोकलिप्स टाइप सिचुएशन हो गई है कि भाई हमारी गाड़ी इतनी महंगी होने वाली है, सरकार के पास ही हमारे सारे प्रॉफिट चले जाएंगे। तो दोस्तों काफी सारे कार मेकर एक काफी खराब सिचुएशन के अंदर है और उनको काफी लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप महिंद्रा के केस में आए तो महिंद्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट उनको 5000 करोड़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर, और जितनी वो फिलहाल इलेक्ट्रिक कार्स बेच रहे हैं उसकी 6 गुना उनको बेचनी पड़ेगी अगर उनको अपनी पेनल्टीज को सेट ऑफ करना है, जो कि अपनी नियर टर्म 1 साल में होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो 6000 तक ही काफी मुश्किल से पहुंची है। जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि महिंद्रा एक तो अपनी मराजो को डिसकंटिन्यू कर देंगे, जो कि कर भी देनी चाहिए, पता नहीं अभी तक बेच भी क्यों रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था कि महिंद्रा की मराजो भी मार्केट में है भी। साथ ही में इनकी बलेरो और स्कॉर्पियो क्लासिक के ऊपर भी काफी बड़ा थ्रेट है क्योंकि एक तो इन गाड़ियों का एवरेज CO2 एमिशंस भी काफी हाई है, साथ ही में इनकी सेल्स भी उतने पेस पे अब ग्रो कर नहीं रही, इनफैक्ट डिक्लाइन कर रही है क्योंकि सारे अब न्यू बायर्स अब थोड़े इनके जो नए वाले वर्जन है स्कॉर्पियो एन या फिर बलेरो नियो उनकी तरफ जा रही है। तो दोस्तों हो सकता है ये वाली कार्स भी डिसकंटिन्यू हो जाए और इनको अपग्रेड करना इतना वायबल है नहीं, तो इनके ऊपर दोस्तों छापा मारना ही अब सेंसिबल चीज बनती है। वहीं पे मारुति के ऊपर भी काफी बड़ी दिक्कत है जिसमें मैक्सिमम इनकी जो कार्स है वो 20 के ऊपर KMPL की एवरेज तो निकाल पाती है पर 30 के ऊपर निकालना काफी मुश्किल है। साथ ही में इस ब्रांड ने फिलहाल तो अभी एक अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दी है जो कि 1500-2000 महीने की बिकने लग गई है, पर इनको एटलीस्ट 20-30 हजार यूनिट चाहिए उस गाड़ी की महीने की अपनी सारी बाकी गाड़ियों की पेनल्टीज को सेट ऑफ करने के लिए, क्योंकि इस ब्रांड की सबसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां फॉर एग्जांपल स्विफ्ट या फिर बलेनो या फिर फ्रॉन्क्स भी 95 ग्राम पर किलोमीटर का CO2 एमिट करती है जो कि थ्रेशोल्ड से 20% ज्यादा है। जिसके लिए एक तो ये ब्रांड CNG के ऊपर काफी फोकस कर रहा है क्योंकि उसका CO2 एमिशन काफी कम होता है। साथ ही में ब्रांड अपनी स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स और बलेनो के रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड वर्जन के ऊपर भी काम कर रहा है और जल्दी लॉन्च कर देगा। अब उससे फायदा क्या होने वाला है कि एक तो इन कार्स में 35 kmpl के आसपास की एवरेज होने वाली है, तो एवरेज वाला थ्रेशोल्ड थोड़ा और पास हो जाएगा, पेनल्टीज थोड़ी कम पे करनी पड़ेगी। साथ में इन वाली कार्स को 3 के मल्टीप्लायर से काउंट करा जाएगा, तो भले एक सिंगल महीने में मारुति 15,000 फ्रॉन्क स्टैंडर्ड वाली बेचती है और सिर्फ 5,000 रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड वाली बेचती है, तब भी उनकी सारी पेनल्टी सेट ऑफ हो जाएगी और उनको दोस्तों कोई भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। और इनिशियली जो कैफे 3 का ड्राफ्ट था उसके अंदर छोटी कार्स के लिए काफी वो कम अच्छा था क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसको उतना ज्यादा CO2 एमिट करना अलाउड था। मारुति की काफी हल्की गाड़ियां थी, पर अब हमारी सरकार ने मारुति का सुन के थोड़ा बहुत उसके कैलकुलेशन के अंदर चेंजेस कर दी है ताकि मारुति को भी उसका फायदा हो और वो भी दोस्तों बढ़िया पैसे कमा पाए। MG के केस में फिलहाल तो उनकी मैक्सिमम सेल्स इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ से आ रही है, तो अगर ये ब्रांड इन फ्यूचर अपनी ग्लोस्टर या फिर मैजिस्टर को भी मेंटेन करता है विद एक्सट्रीमली हाई CO2 एमिशन, कोई इस ब्रांड को दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट इस ब्रांड को फायदा ही होने वाला है ये कैफे 3 इंप्लीमेंटेशन के बाद। साथ ही में रेनॉल्ट के केस में अगर आप देखें तो ब्रांड के लिए बचना काफी मुश्किल है क्योंकि एक तो इस ब्रांड की कार्स काफी अफोर्डेबल है, काफी हल्की है, तो इसलिए इनको CO2 एमिशंस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा कट डाउन करना पड़ेगा। साथ ही में इस ब्रांड की कोई भी फिलहाल इलेक्ट्रिक कार तो आती नहीं है, इनफैक्ट हाइब्रिड भी फिलहाल कोई नहीं आती। अभी कुछ महीनों बाद इनकी हाइब्रिड डस्टर लॉन्च होगी तो उसकी सेल्स वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्रांड को कितनी पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। और मेरे को तो लगता है दोस्तों जितनी इस ब्रांड के इंडिया में प्रॉफिट्स है हो सकता है वो सारे लॉस में चले जाए अगर प्रॉपर्ली इसके ऊपर पेनल्टी लगने लग गई। साथ ही में टोयोटा के ऊपर काफी लोग मानते हैं कि भाई कोई दिक्कत होनी नहीं वाली क्योंकि टोयोटा की आधी सेल्स ऑलमोस्ट हाइब्रिड गाड़ियों से हो रही है जिनके ऊपर 1.6 का मल्टीप्लायर लगता है, तो जो इनकी फॉर्च्यूनर है, जो इनकी लैंड क्रूजर है, जो इनकी हाइलक्स है वो प्रॉपर्ली सेट ऑफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर दिक्कत क्या है दोस्तों कि एक तो ये ब्रांड ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च कर दिया, ई बिला मतलब लॉन्च करने वाले, पर उसकी कोई भी वॉल्यूम्स तो आ नहीं रही है, तो वो उससे कुछ सेट ऑफ होनी नहीं वाला। हाइब्रिड कार्स को 1.6 के मल्टीप्लायर से काउंट करने के बावजूद भी इस ब्रांड की बाकी गाड़ियां कुछ ज्यादा CO2 एमिट करती है क्योंकि मेजरली डीजल के अंदर आ रही है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए या तो इस ब्रांड को अपनी लाइनअप के अंदर और हाइब्रिड्स को लॉन्च करना पड़ेगा जो कि अगले 1 साल में करना काफी मुश्किल है, या तो दोस्तों एक आधी गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अब जो इनकी फॉर्च्यूनर है वो ऑलमोस्ट 200 ग्राम पर किलोमीटर का CO2 एमिट करती है, पर उससे इस ब्रांड को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो तो डिसकंटिन्यू शायद ना ही हो। इस ब्रांड का दोस्तों मेजरली टारगेट हो रहा है अपनी इनोवा को डिसकंटिन्यू करने का डीजल वाले वर्जन में, क्योंकि उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 170 ग्राम पर किलोमीटर का CO2 एमिट होता है। उसकी सेल्स भी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है क्योंकि अब काफी लोग इनोवा हाई
क्रॉस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आने वाले 1 साल में एक्सपेक्टेड है इनोवा क्राइस्टा डिसकंटिन्यू हो जाए, जो 10 साल से इंडिया में राज कर रही थी। अब वो दोस्तों फाइनली अपने थ्रोन को छोड़ के जाने वाली है हमारे स्टूपिड से कैफे नॉर्म्स की वजह से। पर वही दोस्तों टाटा मोटर को इससे काफी बड़ा फायदा होने वाला है। अब टाटा मोटर की अगर आप देखें तो महीने की ऑलमोस्ट 10,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकने लग गई है। तो इस ब्रांड की 30,000 इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स आप मान सकते हैं 3 के मल्टीप्लायर से। साथ में इस ब्रांड की बाकी जो सारी डीजल वाली कार्स है उनकी सेल्स कुछ ज्यादा हो नहीं रही है, मेजरली पेट्रोल के अंदर ही हो रही है। और इनकी कार्स के जो CO2 एमिशन लिमिट्स है वो भी काफी कुछ ज्यादा है नहीं, तो इनके ऊपर पेनल्टीज इतनी कुछ ज्यादा लगने नहीं वाली। पर इसलिए इस ब्रांड का फायदा होने वाला है कि कैफे नॉर्म्स के अंदर जो ब्रांड्स काफी अच्छे से अपने एमिशंस और फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं उनको इनफैक्ट प्रॉफिट हो सकता है सुपर क्रेडिट्स की वजह से। जिसमें हमारी सरकार बोलती है कि मान लो कोई भी कार मेकर है जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स को बना रहा है, बेच रहा है, बहुत सारी हाइब्रिड कार्स को बना रहा है और बेच रहा है, और उनके जो सारे कैफे नॉर्म्स वाले थ्रेशोल्ड है कुछ ज्यादा बड़े एक्सेसिव लिमिट से मीट हो रहे हैं और इनफैक्ट ज्यादा ही मीट हो रहे हैं, तो वो जो अपने सुपर क्रेडिट्स एक्सेसिवली बचे हैं वो दूसरे कार मेकर्स को सेल कर सकते हैं ताकि उसको भी ज्यादा पेनल्टी ना पे करनी पड़े और इसका भी फायदा हो जाए। जिसका अगर आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो विनफास्ट हर एक सिंगल महीने में ऑलमोस्ट 1200 अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बेचने लग गए हैं। साल की आप एवरेज 12,000 मान सकते हैं। अब 12,000 गाड़ियां 3 के मल्टीप्लायर से काउंट होगी तो 36,000 कार्स हो गई। अब 36,000 कार्स कोई भी अब अगर आप देखें तो CO2 तो एमिट करती नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो इनके ऊपर विनफास्ट को ऑलमोस्ट 700 करोड़ की सुपर क्रेडिट्स मिल जाएंगे जो कि वो दूसरे कार मेकर्स को सेल कर सकते हैं और बढ़िया दोस्तों उनको फायदा हो सकता है। टाटा मोटर एक सिंगल महीने की ऑलमोस्ट 10,000 इलेक्ट्रिक कार्स बेचने लग गए हैं। साल की आप 1,20,000 मान सकते हैं। तो सिर्फ अपने सुपर क्रेडिट्स बेच के टाटा मोटर ऑलमोस्ट $1 बिलियन के प्रॉफिट कमा सकते हैं इंडिया में। और ऐसे दोस्तों अगर आप देखें बाहर भी इलेक्ट्रिक कार्स इतनी ऐसे पॉपुलर हुई है क्योंकि टेस्ला और बाकी सारे कार मेकर्स को काफी सुपर क्रेडिट्स मिलते आए काफी सालों से, जो कि वो दूसरे कार मेकर्स को बेचते आए हैं, तभी उनकी कार्स भी अफोर्डेबल बन पाई और इतनी बढ़िया वो R&D कर पा रहे हैं। तो बढ़िया भाई, ये तो इलेक्ट्रिक कार मेकर्स के लिए बढ़िया बिजनेस हो गया। साथ ही में बाकी सारे कार मेकर और भी इनोवेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मारुति जैसे कार मेकर अपनी कार्स का वेट और कम करने का ट्राई कर रहे हैं, अपने हार्डटेक प्लेटफॉर्म को और रिड्यूस करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी का वजन अगर 10% से कम होता है तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 4% से बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों वहां पे फायदा हो गया। साथ ही में कार मेकर्स अपनी गाड़ियों को और एरोडायनामिक बनाने का ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने काफी बारी अब देखा होगा गाड़ियों के अंदर एक्टिव ग्रिल्स आने लग गई है BMW वगैरह के अंदर। ऐसा नहीं है दोस्तों उनका मन कर रहा है देने का, वो ये कैफे नॉर्म्स को मीट करने के लिए दे रहे हैं क्योंकि इससे भी अराउंड 1 से लेकर 2% गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही में गाड़ियों का ट्रैक कोएफिशिएंट इंक्रीज करने से भी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तभी आजकल अंडे से दिखने वाली गाड़ियां बन रही है क्योंकि उससे ट्रैक कोएफिशिएंट इंक्रीज होता है, 2-3% की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और बढ़िया भाई सुपर क्रेडिट्स मिल जाते हैं। और साथ ही में कार मेकर्स अपने टायर्स के अंदर अपने व्हील्स के अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो 1% से गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाए और इतनी सारी उनको पेनल्टी ना देनी पड़े, क्योंकि पिछले साल Hyundai के टोटल प्रॉफिट्स में से 60% उनको पेनल्टीज के अंदर देना पड़ा हमारी सरकार को। तो अगर वो यही कट डाउन कर पाते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों की R&D को इंक्रीज कर पाते हैं तो उनके लिए और बढ़िया होने वाला है। आप दोस्तों बाकी बताना आपको क्या लगता है इसके ऊपर।